Hello, little cuties. I just hope you all are doing good. Myself, Vandana Mishra from ThinkStopper. I'm a science faculty girl. A ThinkStopper is a platform where we just don't teach but also builds future topper. So we have already covered class 9 first chapter, that is matter in our surroundings. All the videos and related to that chapter is already available in our YouTube channel. You guys can check it out. फिर हमने स्टार्ट किया था हमारी इस क्लास 9 साइंस का दूसरा चैप्टर विच इज सेल। सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरीज कैसे हुई और सेल के स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, ये सब ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज कवरिंग्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो अब हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे हम उसमें एक एक पार्ट्स को इंडिविजुअली कवर करेंगे। और इस लाइक आपने हमेशा अभी तक पढ़ा होगा कि सबने एक साथ कवर कर दिया, विच आई नो कि बहुत ईजी भी है समझाना। बट जब आप इंडिविजुअल पढ़ोगे ना, जब आप चीज़ों के डीप में घुसोगे, सो आपको वो चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं और बहुत कुछ। और सेम सेल वॉल क्या होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस क्या है। दोनों ही तो कवरिंग्स में आते हैं, क्योंकि हमने तो इनको कवरिंग्स से रखा था कि जो चीज़ें सेल को कवर करती हैं, उसमें हमने रखा था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को। अब इसमें डिफरेंस क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज अवेलेबल इन ऑल द लिविंग सेल्स। जितनी भी लिविंग सेल्स हमारे पास अब तक हैं उन सब में सेल मेम्ब्रेन है। बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। सो जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हम सारे लिविंग सेल्स को कवर करेंगे, पर जब हम सेल वॉल की बात करेंगे तो हम सिर्फ उसमें प्लांट सेल को कवर करेंगे। अब व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड इज कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ये सेल है हमारा सेल। ये जो आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हो, यही हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे एग्जाम्स में या कहीं पे भी तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हो तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या नई चीज है, वो भी सेल मेम्ब्रेन ही है। So cell membrane is the outermost covering of the cell that separate contents of the cell from its external environment. जो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसके इनर जो भी कंटेंट्स है उनको सेपरेट करती है। द लेयर विच सेपरेट्स contents of cell from its external environment is known as cell membrane. It is the outermost covering of the cell. तो ये याद रखना, ये टर्म याद रखना, outermost covering। ऐसे भी लिख सकते हो, cell membrane is equals to outermost covering। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये जो वर्ड है सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या है? मैम ने तो बोल दिया कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, बट व्हाट डज इट मीन्स? सेलेक्टिवली परमिएबल से कुछ परमिशन, परमिट, ऐसे को सोच सकते हो। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि देखो बेसिकली हमारी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, बाहर से जो चीजें आ रही हैं उनको अंदर अलाउ करना। जैसे तुम्हारा घर है, घर में तुम्हारा गेट लगता है, वैसे वो जो गेट का वर्क है कि जब कोई बाहर से आता है तो हम उसको अलाउ करते हैं। जब कोई मतलब हमारे नून में होता तो हम उसको अलाउ करते हैं, जब हमारे नून नहीं होता तो हम उसको अलाउ नहीं करते। तुम किसी को भी थोड़ी ना अपने घर में चाय पिलाने के लिए बैठा सकते हो। बट वही चीज यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो सेल का गेट है। अगर सेल के लिए जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, जो सेल की हेल्प करेंगी या सेल को हार्म नहीं करेंगी, उन चीज़ों को वो अलाउ करते हैं कि हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम तो घर में आ सकते हो मेरे। लेकिन जो चीज़ें सेल को हार्म करेंगी, जो चीज़ें सेल के लिए सुसाइडल हो सकती हैं या फिर सेल को किल कर सकती हैं, उनको अलाउ नहीं करती है। तो जो सेलेक्ट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक कंटेंट्स टू एंटर इनटू द सेल। कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को एंटर करने का परमिशन देती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। आई जस्ट होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो इसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं। बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंड परमिट्स एन एंट्री एग्जिट ऑफ सम स्पेसिफिक, यहाँ पे कि स्पेसिफिक टर्म लो, सम स्पेसिफिक मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही अलाउ करती है सेल के अंदर और बाहर जाने से, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
अभी ऐसे बनाता है सेल मेम्ब्रेन तुम्हारी सारी लिविंग सेल्स में होंगी, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कहीं पे भी हो, हमेशा तुम्हें सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी। बिना गेट के घर थोड़ी ना होता है। अब सेल मेम्ब्रेन देखो, एक और चीज है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन। एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटेक्शन तो है ही, ट्रांसपोर्टेशन भी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें उस सेल के अंदर और बाहर आती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट करता है उनको सेल के बाहर से अंदर लेके जाना, वो क्यों होता है? ये सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है। सेल मेम्ब्रेन्स में जो है, सेल में इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होता है, ये पोर्स अलाउ करता है। ऐसा तो कुछ नोट करने वाला था नहीं, ऐसे सोप ने लिखी हो। अरे 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 दिए। ट्रांसपोर्टेशन देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है सेल में, वो एक तो गैसेस एक्सचेंज का होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, दो टाइप की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे किसी भी हो सकता है, समय अवेलेबल होता है कि बस मॉलिक्यूल्स आएगा वो अंदर बाहर कर रहा है, जब हमारा नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी तुम्हारा होता है, बट ये स्पेसिफिक होता है, इसमें कैरियर्स की भी नीड होती है। ठीक है, अब वो आगे बताऊंगी मैं कैरियर्स क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के तुम्हारे दो टाइप होते हैं, विच इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। खड़े यार, मीठा नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, दो होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि यूजुअली ये अमीबा में होता है, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स में नहीं होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है। और इसका जो बेसिक एग्जांपल है अमीबा, इसमें वो क्या करता है, क्या होता है ग्रीन है, मान लो ये अमीबा है, यहाँ पे इसका फूड है, ये फूड को कैसे इन्गल्फ करेगा, ऐसा कुछ बनाएगा, फिर इस फूड को इन्गल्फ कर जाएगा, अपने अंदर ले लेगा। जब ये बाहर के इन्वायरमेंट से कोई भी चीज उठा के अंदर ले लेगा, इसको कहता है एंडोसाइटोसिस। अब जब खाएगा, वो रिएक्शन होंगे, तो कुछ इसका डेटा भी नहीं है, अनशिप में ऐसी चीजें निकलेगी उसके लिए हार्मफुल होंगी जो इसको बाहर करनी है। तो वो जब उसको बाहर करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, समझ में आता? एंडोसाइटोसिस और डीसाइटोसिस या मियो में होता है इनगल्फिंग ऑफ फूड, इनगल्फिंग ऑफ एनी पार्टिकल, और वो होता है तुम्हारा एंडोसाइटोसिस, एंड रिमूविंग ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। अब आते हैं जो हमारा मेन प्लांट सेल एनिमल सेल्स में, जिसके थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, वो होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। लेट्स स्टडी कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे इसकी डेफिनेशन थी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन एयर। एयर में इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की जो होती है उसे हम डिफ्यूजन करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी, बट वहाँ पे मैंने तुमको जब बता रही हूँ, मैंने तुमको एक और डेफिनेशन बताई कि the movement of particles from a region of high concentration to the region of lower concentration is known as diffusion. तो यहाँ पे भी वही है, a process where molecules move from a region of high concentration, याद रखना, region of high concentration to the region of lower concentration, driven by the random motion of particles which is through kinetic energy until the concentration is uniform. ठीक है, समझ में आया? डिफ्यूजन होता है क्या, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं जहां उनका हायर कंसंट्रेशन का रीजन है, उससे वो लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में जब मूव करते हैं, टिल इक्विलिब्रियम इज ऑप्टेन, जब तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन ना आ जाए कि इक्वल इक्वल दोनों साइड नाम हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें इधर इधर इनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर, अंदर जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक दोनों साइड इक्वल ना हो जाए।
ठीक है। तो डिफ्यूजन यही होता है सिंपली। और अगर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो मेटेरियल सराउंडिंग्स का वो वाला पार्ट देख ले जहाँ पे डिफ्यूजन एक्सप्लेन किया है, उसको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफ्यूजन इज अ वेरी सिंपल मूवमेंट ऑफ, बस एक मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं तुम्हारे पानी लूँ, एक बाउल में पानी लूँ, उसमें मैंने सिर्फ एक ड्रॉप डाली, एक ड्रॉप अगर मैं कलर की डालूँ तो वो पूरे को कलर कर देगी ना, उसकी मूवमेंट हो रही है। यहाँ पूरे पानी में फैल रही है, पानी में तो कोई पार्टिकल्स नहीं थे उस कलर ड्रॉप्स के, बट वो फिर भी मूव करती है। तो वही है, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जब तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज में होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारा ये CO2 O2 इन सबका एक्सचेंज होता है सेल्फ में, तो वहाँ पे डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू है। As it is written here, diffusion plays an important role in gases exchange between the cell as well as cell and its external environment. Now next, अब एक और टर्म यूज हुआ है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, एक और एग्जांपल है विच इज ऑस्मोसिस, विच हैज अ सिमिलर definition just like diffusion. The osmosis is the passage of water from a region of high concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower concentration till equilibrium is reached. बट तुम लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या, वो सिर्फ कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ उन्हें अलाउ करती है मूवमेंट, ठीक है, और सिर्फ उनका ही मूवमेंट अलाउ करती है। तो ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशंस बिल्कुल सेम है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from a region of high concentration to the region of lower concentration, but there's a slight difference which is selectively permeable membrane. ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होगा वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, और डिफ्यूजन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जब चीज़ें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगे तो वो क्या होती है? ऑस्मोसिस होती है। यूजुअली ऑस्मोसिस जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, वाटर की जो मूवमेंट होती है वो होती है यूजुअली ऑस्मोसिस के थ्रू, और जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं इन सब की मूवमेंट्स होती है डिफ्यूजन के थ्रू। आई जस्ट होप तुम्हें समझ में आ गया कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, इससे जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब आता है सोल्यूशन। ऑस्मोसिस पढ़ लिया हमने, डिफ्यूजन पढ़ लिया। अच्छा ये बताओ मुझे, और सेल के अंदर पानी आ रहा है, सोल्यूट आ रहा है, तो क्या वो एक सोल्यूशन होगा? वहाँ पे भी ऑब्वियसली एक सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अलग अलग होते हैं। सेल भी 3 टाइप के सोल्यूशन शो करती है। फर्स्ट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज द सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन एज द सेल्स इंटीरियर। मतलब जो इसका सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो इनसाइड और आउटसाइड इक्वल होगा। जितना अंदर पानी उतना बाहर पानी, जितना अंदर सॉल्यूट उतना बाहर सॉल्यूट। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, सेल पे क्या इफेक्ट आएगा? ये देखो, कहाँ है आइसोटोनिक, जितना H2O यहाँ है उतना H2O यहाँ है, तो सेल में कोई चेंज आ रहा है? नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा इस कंडीशन को कहते हैं प्लसिड। जब कोई चेंज ना हो सेल में, जैसे रिवॉल्व हो गया, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर कोई नेट मूवमेंट नहीं शो करता है, सेल का शेप सेम होता है, शेप ऑफ द सेल यूनियस सेम। जो शेप होता है सेल का वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, और ना वाटर की कोई मूवमेंट होती है, ना वाटर बाहर जाता है ना वो अंदर आता है, वो सेम रहता है। तो बेसिकली आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आता है सेल में। इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी, और इसी जो वो सेल होती है वो उस सॉल्यूशन में होती है तो उसको कहते हैं फ्लैसिड। अब आता है हम पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा,
जब कोई गुस्सा होता है बहुत ज्यादा तो हम उसको कहते हैं तू हाइपर हो रहे हो, तो द सेम वे हाइपरटोन मतलब होता है ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन सेल इंटीरियर्स। मतलब सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन होगा उससे 2 गुना कंसंट्रेशन सेल के बाहर होगा। अब मैंने तुमको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बताया था, उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस को ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ, अगर बाहर सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, विच मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि सोल्यूट ज्यादा है। अंदर अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसी होगी, या पानी कैसे जाएगा, पानी जाएगा अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर तो ज्यादा है ना, जहाँ ज्यादा है वही निकलेगा। जो चीज ज्यादा हो जाती है वही तो हम देते हैं, जो चीज कम होती है हम उसको थोड़ी ना देते हैं। तो इन द सेम वाटर जब अंदर ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर जाएगा। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, वाटर मूव करता है सेल के बाहर। अब जब सेल के बाहर वाटर मूव करेगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। अब तुम, यही तो होता है, सेल श्रिंक कर जाती है। कुछ भी चीज होती है अगर उसमें पहले जितना पानी भरा होता है, अगर उससे वो कम हो जाता है तो क्या होता है, वो श्रिंकिंग हो जाती है, तो यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज है ना, श्रिंकेज ऑफ सेल। ठीक है, देखो यहाँ से पानी हमारा बाहर गया, पानी बाहर गया तो क्या वाटर की शेप चेंज हो गई, वाटर श्रिंक कर गया क्योंकि वैक्यूम छोटा हो गया जिसमें पानी स्टोर होता है। अब वहां से बंद कर दो चीज छोटी भी, इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो याद रखना प्लाज्मोलाइज्ड सेल कौन सी होती है, श्रिंक, जो सेल श्रिंक हो जाती है उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये फिनोमेना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो से याद रखना थोड़ा, हाइपो मीन्स थोड़ा, हाइपो मतलब लेस। अब hypotonic solution has a lower solute concentration than cells interior। मतलब इसके में सेल के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सोल्यूट का, बाहर कम होगा। जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगा और बाहर कम होगा, तो बाहर मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर कम होगा, तो वाटर क्या करेगा, इस बार बाहर से अंदर आएगा। जब बाहर से अंदर आएगा तो सेल फूल जाएगी, वेल हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे होता है कि कंडीशन आती है जब इसकी, तो वाटर जब अंदर आता है तो सेल बहुत ज़्यादा सोल्ट हो जाती है, वो बर्स्ट भी हो जाती है। दिस causes water to move into the cell, potentially causing it swell or even burst। Have you ever thought, क्योंकि जब बारिश आती है, जब बारिश होता है तो तुम्हारे गेट के दरवाजे फूल क्यों जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है ना। क्या है वो, मुझे बता रहा कमेंट्स में कैसा क्या होता है। देख लो, यहाँ पे सेल बढ़ जाती है, इसको, इस सेल की कंडीशन को कहते हैं टर्जिड सेल। एक टर्जिड होती है, और जब ये सेल जब फूलती है तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल वॉल पे। ये भी सेल वॉल को जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं टग प्रेशर। ठीक है, उसको टग प्रेशर करते हैं और इस फेनोमेना को कहते हैं टर्जिडिटी। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल हमारी सिर्फ प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल हैव अनदर रिजिड कवरिंग नोन एज सेल वॉल। प्लांट सेल बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेशल, इसको भगवान ने एक और कवरिंग दिया है, उसे पता ही तो इंसान काट देंगे इसको, थोड़ी तो प्रोडक्शन बनती है उसकी। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है ये। और प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। लिखा है सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बेसिकली इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होती है, कुछ कुछ फंजाइज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनमें होती है, और सबके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अलग होते हैं। मतलब जिनसे सेल वॉल मिलकर बनी होती है वो सारे सब्सटेंस अलग होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में तुम्हारे पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। फंजाई में तुम्हारी
चिटिंग, काइटिंग, सॉरी, बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, पंजे को पंगी से होती है। अब फंजाई में आपकी काइटिंग की और सेलवॉल होती है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो कि स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं अपने अपने स्पेसिफिक, जिससे भी वो बनते हैं उनको वो सपोर्ट देते हैं। तो जब अब हमारी बात करें हमें प्लांट सेल की, प्लांट सेल प्लांट सेल बेसिकली मिलकर बना होता है सेल वॉल से। अब अगर तुम सोचो कि किसी को एक्स्ट्रा कवरिंग मिली है, अगर ऑलरेडी उसके पास सेल मेम्ब्रेन की, प्लांट सेल के पास ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन की, बट उसको अब सेल वॉल भी मिल गया है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है या फिर एक्स्ट्रा वो, तो उसको किस में दिया जाए, कुछ तो होगा, एक तो प्रोटेक्शन। द प्लांट, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, द प्लांट सेल वॉल इज जनरली अरेंज्ड इन 3 लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखा, एक्टिन सेलुलोज, हैंग सेलुलोज, ये सब उसके कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो मिलके बनी होती है। दे ऑल आर द काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द 3 मेजर लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो उसके 3 मेजर लेयर्स होते हैं। अब जस्ट इमेजिन एक सेल होती है तुम्हारी बॉडी में जिसको तुम नेकेड एक्स देख भी नहीं सकते हो, वो तुम्हारे स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। जस्ट उसमें इमेजिन करो उस सेल में फिर से तुम्हारा एक सेल वॉल है, उस सेल वॉल में फिर से तुम्हारे 3 सेल की लेयर्स हैं। देख मिडल मिडल लैमेला इसको कहते हैं, बीच वाले को, सेकेंडरी दिस एंड प्राइमरी दिस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव प्राइमरी, फिर मिडल वन एंड सेकेंडरी, फिर यहाँ पे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, ठीक है। कि ये हो गई प्राइमरी। सेकेंडरी, सॉरी, मिडल आई एम सॉरी, मिडल, और ये तुम्हारी हो गई सेकेंडरी। तो ये तो सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर उतना डीप में है नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में, बट इफ यू गाइस वांट टू बी, इफ यू गाइस जस्ट वांट टू नो, तो तुम ये पूछ सकते हो। बट ये एज अ, अगर मैं बोलूँ कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट। Plasmolysis, as I already told you, when a living plant cell loses water through osmosis, hypertonic solution, there is a shrinkage or contraction of contents of the cell away from the cell wall. सेल वॉल से जब उसके कंटेंट्स अवे हो जाता है, तो ये वाई सेल वॉल है, इससे जब पानी बाहर आ गया तो वो सिकुड़ गई। इस सिकुड़ने को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। यही था, दैट्स फॉर ऑल। ओके, सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई जस्ट होप तुम्हें ये पसंद आया हो, या फिर तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई थी तो वो कमेंट में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम सीधे सीधे मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, टेलीग्राम से मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सेशन।